इस जहां में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो पूरी तरह सुखी होगा, नहीं तो हर कोई इंसान किसी ना किसी तरह से दुखी होता है। और दुखी होकर कुछ लोग तो बड़े ही सब्र से काम लेते हैं। जो लोग सब्र से काम लेते हैं वो अपने काम को भी निकाल जाते हैं और जीवन में आगे खुशहाली भी देख पाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का सब्र का बांध टूट जाता है और वो टूटकर ऐसे जुर्म का रास्ता अपना लेते हैं जिसकी वजह से उनका खुद का जीवन तो सदा सदा के लिए खराब हो जाता है, लेकिन सामने वाला जो उनकी ज़िंदगी में होता है उसके जीवन को भी वो सदा सदा के लिए खराब कर देते हैं। आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक पति अपनी पत्नी से शादी के 10 साल बाद इतना दुखी हो जाता है और दुखी होकर वो जुर्म का एक ऐसा रास्ता चुनता है जिसकी वजह से उसकी पत्नी सदा सदा के लिए इस दुनिया को छोड़ जाती है। पीछे रह जाती है तो उनकी एक मासूम सी बच्ची जिसका कोई भी कसूर नहीं होता। दोस्तों, जब पूरा मामला लोगों के सामने आता है तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सभी उस व्यक्ति को यही कहने लगते हैं कि तूने बहुत ही गलत काम किया है। दोस्तों, पूरा मामला जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, गुजरात में एक ज़िला पड़ता है सूरत और इसी का अडाजन थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है समसर मोहल्ला। ये समसर मोहल्ला की हकीकत की घटना है। यहाँ पर 14 सितंबर 2022 को दिनेश पटेल नाम का एक व्यक्ति जो अडानी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर का काम किया करता है, वो पुलिस के पास फ़ोन करता है और पुलिस को कहता है कि साहब, मेरी पत्नी उठ ही नहीं रही, पता नहीं इसको क्या हो गया है। आनन फानन में ही पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर जब उससे पूछताछ करती है तो वहां पर एक पॉइजन की शीशी भी रखी हुई मिलती है। वो यही कहता है कि पता नहीं, मैं तो ड्यूटी करके आया था और सुबह नाश्ता करके सो जाता हूं और सोने के बाद पता नहीं मेरी पत्नी के साथ में क्या हो जाता है। शाम को उठकर देखता हूं तो मेरी पत्नी उठ ही नहीं रही होती। इस पर पुलिस उससे और भी पूछताछ करती है, आसपास के लोगों से भी पूछताछ करती है, लेकिन वहां पर कोई भी खुलासा नहीं हो पाता और पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेज दिया जाता है। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सत्य उस रिपोर्ट से पता चलता है। जो वहां पर जहर की शीशी रखी हुई थी, हकीकत में उस लेडीज़ ने जहर खाया ही नहीं था, उसकी तो गला दबाकर किसी ने हत्या की थी। अब पुलिस का शक एकदम से उसके पति दिनेश के ऊपर पहुंच जाता है और पुलिस तुरंत ही हरकत में आती है और दिनेश पटेल को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। और जब उससे सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो पहले तो वो पुलिस को बरगलाने का काम करता है। पुलिस से कहता है कि मेरी पत्नी ने जहर खा लिया, लेकिन जब उसके सामने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट रखी जाती है, उसको दिखाया जाता है कि तेरी पत्नी ने जहर नहीं खाया, इसकी गला दबाकर किसी ने हत्या की है। किसी ने क्या, तूने ही इसकी हत्या की है। पुलिस का जब जोर दबाव उसके ऊपर आता है तो सब कुछ सच सच बताने लगता है। वो बताता है कि साहब, आज से 10 साल पहले हमारी शादी हो जाती है और शादी के बाद हम बड़े ही हंसी खुशी रहने लगते हैं। लगभग 5 साल का समय बीत जाता है। 5 साल के बाद हमें एक बच्ची हो जाती है और बच्ची को भी हम अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन इसी दौरान में जो मेरी पत्नी होती है वैशाली पटेल, उसको एक बीमारी लग जाती है और बीमारी के चलते हुए उसका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। उसके बाद उसका दिमाग एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है, वो झगड़ालू टाइप की हो जाती है। वो डे बाय डे मेरे साथ में झगड़ा करती है और झगड़ा करने के बाद मुझे दिन रात परेशान करती है। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ और धीरे धीरे उसको मैं झेलता रहता हूँ। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि मैं इतना परेशान हो जाता हूँ, परेशान होकर उससे कहने लगता हूँ कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ, मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ। लेकिन इस पर मेरी पत्नी वैशाली मुझे साफ मना कर देती है और कहती है कि अगर मेरी यहाँ से कुछ जाएगी तो अर्थी ही यहाँ से जाएगी, मैं जीते जी यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पर तुम्हारे घर में ही रहूँगी। मैं करूं तो क्या करूं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूं। परेशान होकर अपनी ड्यूटी करने लगता हूं और 14 सितंबर की सुबह सुबह जब ड्यूटी करके मैं अपने घर आता हूं तो घर आने के बाद मेरी पत्नी मेरे से कहती है कि आज बच्ची के स्कूल में चलना है, वहां हमें बुलाया गया है। लेकिन मैं उससे मना कर देता हूं कि मैं रात की ड्यूटी करके आया हूं, मैं हारा थका हूं, मैं नहीं जा सकता, तुम चली जाओ। फिर मैं
नाश्ता करके सो जाता हूँ। उसके बाद मेरी पत्नी बच्ची को लेकर स्कूल चली जाती है और स्कूल जाने के बाद जैसे ही वापस आती है तो हमारे बीच में काफ़ी झगड़ा होने लगता है। वो मेरे को तरह तरह की बातें बताने लगती है, तरह तरह से मेरे को गाली गलौज देने लगती है। मैं उससे कहता हूँ कि तू मान जा, मेरे को इस तरह से परेशान मत कर, लेकिन वो मानती ही नहीं। उसके बाद में झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है, जो बच्ची का स्कूल का बैग होता है उसी बैग को मेरे सर के ऊपर ये मार देती है। मेरा जो गुस्सा होता है साथ में आसमान पर पहुंच जाता है। मुझे इतना गुस्सा आ जाता है, मैं वहीं पर इसके दुपट्टे से इसके गले को दबाने लगता हूं और तब तक इसके गले को दबा कर रखता हूं जब तक इसके प्राण नहीं निकल जाते। इसको मारने के बाद मैं बैठकर सोचने लगता हूं कि अब मैं करूं तो क्या करूं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूं और फिर बाज़ार से जाकर एक पॉइजन की शीशी लेकर आता हूं और इसके पास इसके होठों पर लगाता हूं। उसके बाद शीशी को वहीं पर रख देता हूं। फिर मैं अपने प्लान के तहत पुलिस को फ़ोन करता हूं। पुलिस जब ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस भी एकदम से दंग रह जाती है। पुलिस उससे कहती है कि तुमने बहुत बड़े क्राइम को अंजाम दिया है। आज तुम्हें पता है तुमने कितने बड़े क्राइम को अंजाम दिया है। तुमने अपनी पत्नी को तो सदा सदा के लिए मौत के नींद सुला दिया और खुद तुम सदा के लिए जेल चले जाओगे। अब तुम्हारे पीछे रह जाएगी तो तुम्हारी एक मासूम सी बच्ची, उसकी देखभाल कौन करेगा। उसको तो तुमने जीते जी मार डाला है। तुमने बहुत बड़े क्राइम को अंजाम दिया है। पुलिस तुरंत ही हरकत में आती है और तमाम धाराएं उस व्यक्ति के खिलाफ लगा देती है और उसे सदा सदा के लिए जेल में भेज देती है। तो दोस्तों, यह घटना हमें सीख भी देती है कि किस तरह से एक व्यक्ति आवेश में आकर इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे डालता है। दोस्तों, अगर वो चाहता तो उससे अलग भी हो सकता था, पुलिस का सहारा भी ले सकता था, कोर्ट का सहारा भी ले सकता था, लेकिन उसने इन सब से हटकर एक इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे डाला जिसकी वजह से आज उसकी मासूम सी बच्ची घर पर अकेली रह जाती है, वो अनाथ हो जाती है और वो खुद सदा सदा के लिए जेल में चला जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम से अपने आप को ज़रूर अलग रखें। दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।